स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत की। अनुवांशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। तो चलिए उन चीजों को पहले समझ लें, फिर उसके बाद हम देखते हैं अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेंडल के द्वारा अनुवांशिकता के नियमों को दिया गया था और मेंडल ने अनुवांशिकता के जो नियम है वो मटर के पौधों पर किए गए अपने प्रयोग के आधार पर दिया था, जिसका प्रकाशन सन 1865 से 68 के दौरान हुआ था। वास्तविकता यह है कि जब मेंडल के द्वारा अपने नियमों का प्रकाशन किया गया था, उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, उनके नियमों को उतनी तवज्जो नहीं दी गई थी। मेंडल के नियमों की पुनर्खोज सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों के द्वारा की गई और जब इन वैज्ञानिकों के द्वारा मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की गई, रीडिस्कवरी की गई, तब जाकर मेंडल को उनके कार्यों का वास्तविक श्रेय प्राप्त हुआ। जब मेंडल ने अपने प्रयोग, अपना सिद्धांत दिया था, तब बहुत सारी चीजों की खोज नहीं हुई थी। जैसे गुणसूत्र के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। माइक्रोस्कोप भी उन्नत किस्म के नहीं थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, इन सारी चीजों की खोज हुई और खोज होने के बाद सन 1902-3 में सटन तथा बोवेरी ने मिलकर अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत दिया, जिसकी पुष्टि मार्गन के द्वारा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में किए गए अपने प्रयोग के आधार पर की गई। दोस्तों, अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत समझने से पहले मेंडल के कार्य और गुणसूत्र पर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी ले लें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में बताया था कि किसी भी जीव में लक्षणों का निर्धारण करने का कार्य जो है वो कारकों के द्वारा किया जाता है, फैक्टर्स के द्वारा किया जाता है। बाद में इन्हीं फैक्टर्स को जोहानसन के द्वारा जीन कहा गया। ध्यान रखिएगा कि बाद में इन्हीं फैक्टर्स को, इन्हीं कारकों को जोहानसन के द्वारा क्या कहा गया? जीन कहा गया। मेंडल के द्वारा बताया गया कि ये जो फैक्टर्स होते हैं, किसी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर्स जो है वो जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक है, जोड़े में पाए जाते हैं और इन जोड़ों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहा जाता है, एलिल्स कहा जाता है, ठीक है ना। अर्थात जो जीन है वो किस रूप में पाए जाते हैं? ये एक दो रूपों में पाए जाते हैं और दोनों रूप एक दूसरे के क्या कहला रहे हैं? युग्म विकल्पी या एलिल्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसा मेंडल ने अपने प्रयोग में किया था, मटर के पौधे के 7 विपर्ययी लक्षणों का चुनाव किया था। इनमें से एक लक्षण हम ले लें लंबाई का, ठीक है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इसके 2 विपरीत रूप पाए जाते हैं। यदि पौधा लंबा है तो बौना भी हो सकता है, ठीक है ना। लंबा का अपोजिट क्या हो गया? बौना हो गया। तो लंबेपन को निर्धारित करने वाला जो जीन है, इसके युग्म विकल्पी क्या है? भाई जोड़े में पाए जाते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि युग्म विकल्पी कैसे होते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। तो लंबाई को निर्धारित कौन कर रहा है? कैपिटल टी। बौनेपन को निर्धारित कौन कर रहा है? स्मॉल टी। ये हम सिंबॉलिक रूप में लिए हुए हैं, ठीक है ना। इतनी चीज तो आपको समझ में आ गई। अब चलिए दूसरे तरफ जाते हैं। यहां पर हम मेंडल की खोज की बात की है। मेंडल के द्वारा जिन्हें कारक कहा गया उनके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम बात करते हैं सन 1848 में हाफ मिस्टर के द्वारा ट्रेडेंसकेंसिया पोलन मदर सेल्स में, ट्रेडेंसकेंसिया के पोलन मदर सेल्स में धागेनुमा संरचनाओं को देखा गया और इन्हीं धागेनुमा संरचनाओं को सन 1888 में वाल्डेयर के द्वारा गुणसूत्र कहा गया। वाल्डेयर के द्वारा गुणसूत्र कहा गया। भाई क्रोमोसोम शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्रोमा और सोम। क्रोमा का मतलब होता है कलर और सोम का मतलब होता है बॉडी। तो यहां पर हमारी बात क्या हुई कि सबसे पहले हाफ मिस्टर के द्वारा सन 1848 में ट्रेडेंसकेंसिया के पोलन मदर सेल्स में धागेनुमा संरचनाओं को देखा गया और इन धागेनुमा संरचनाओं को 1888 में वाल्डेयर के द्वारा गुणसूत्र नाम दिया गया, ठीक है। प्रत्येक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? निश्चित होती,
ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और ये 46 गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। अर्थात ऑटोसोम की संख्या कितनी है? 22 जोड़ी है, जबकि सेक्स क्रोमोसोम कैसे है? एक जोड़ी। ठीक है ना। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए, जब किसी कोशिका में गुणसूत्र के दो सेट मौजूद है तब ऐसी कोशिका को हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं। अगर मान के चलिए यहां पर हम किसी मनुष्य की कोशिका में 46 गुणसूत्र है तो इसका मतलब वो कोशिका कैसी है? डिप्लॉइड कोशिका। ठीक है, डिप्लॉइड कोशिका या द्विगुणित कोशिका को 2n या 2x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन अगर किसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, अर्थात 46 से कैसी हो जाए? 23 हो जाए, तब ऐसी कोशिका को हम क्या कह सकते हैं? हैप्लॉइड कोशिका कहते हैं, अगुणित कोशिका कहते हैं। और अगुणित कोशिका को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? या तो n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, जब हम किसी द्विगुणित कोशिका की बात करते हैं, डिप्लॉइड कोशिका की बात करते हैं, तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसे पाए जा रहे हैं भाई? जोड़ों में पाए जाते हैं। और ये जोड़े का प्रत्येक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र से आकार, आकृति, साइज, गुणों में समान होता है। ठीक है, गुणों में समान होता है। और ऐसे गुणसूत्रों का जो जोड़ा है वो होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गया कि गुणसूत्र कैसे हैं? जोड़ों में पाए जाते हैं। और ये जोड़े जो हैं वो क्या कहलाते हैं? समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। जब गैमेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, युग्मक जनन का निर्माण होता है, और युग्मक जनन के दौरान जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, अब यहां पर देखिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इन समजात गुणसूत्रों में से दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्रों में से दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से कैसे हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अर्थात जब गैमेट का निर्माण होता है, चाहे मेल गैमेट या फीमेल गैमेट का निर्माण होता है, तब यहां पर अगर कोई कोशिका कैसी है? 2n है, तब ऐसी अवस्था में जब गैमेट का निर्माण होगा तो गैमेट कैसे हो जाएंगे? अगुणित हो जाएंगे। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, अर्थात मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलेंगे, तब ऐसी अवस्था में एक किसका निर्माण होगा? जायगोट का निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। और इनमें गुणसूत्रों की संख्या वापस कैसी हो जाएगी? 2n हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हुआ क्या? जब डिप्लॉइड हो गए तो मतलब गुणसूत्रों का पुनः होमोलोगस जोड़ा बन गया। ठीक है, और जब होमोलोगस जोड़ा बना तो जोड़े में से एक गुणसूत्र कहां से आया? फादर से आया, पैटर्नल है वो। और एक गुणसूत्र कहां से आया? माता से आया, अर्थात मैटरनल। ठीक है, यही सारी चीजें अब आप यहां पर इतनी चीजें समझ में आ गए कि डिप्लॉइड कोशिका में गुणसूत्र कैसे होते हैं? समजात होते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन अर्थात गैमेटोजेनेसिस की समय इन जोड़ों में से प्रत्येक गुणसूत्र अलग अलग हो जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया आती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो ये आपस में पुनः मिल जाते हैं। ठीक है, अब चलिए वापस आते हैं हम जीन की तरफ। जीन के साथ भी यही सारी चीजें होती है। ठीक है, जीन के साथ भी यही सारी चीजें होती है कि भाई जो एलिल्स होते हैं वो कैसे जोड़े में होते हैं। ये मान के चलिए लंबा पौधा और बौना पौधे का आपस में हमने क्या करा है? संकरण करा। जब संकरण कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो इस जोड़े में से प्रत्येक जीन अर्थात प्रत्येक एलील एक दूसरे से कैसे हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। और अलग अलग होने के बाद जब F1 जनरेशन का निर्माण होगा, नई संतान का निर्माण होगा, तब अलग अलग एलील आकर आपस में फिर से कैसा होंगे? जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, जोड़ा बना लेंगे। तो ये सारी की सारी युगलपी या फैक्टर की जो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं किसके समान है? क्रोमोसोम के समान है। तो क्या क्या समानता है वो जरा देख ले हमने। जीन और गुणसूत्र में क्या क्या समानता है? गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, होमोलोगस जोड़े में पाए जाते हैं। जीन युग्म विकल्पी के रूप में पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। तो दोनों में समानता है। दूसरी बात देखें, गैमेटोजेनेसिस के समय, जीन की बात कर रहे हैं हम, गैमेटोजेनेसिस के समय केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता है। अर्थात युग्म विकल्पी के जोड़े में से केवल एक ही जीन जो है वो युग्मक को प्राप्त होता है।
ऐसा ही किसके साथ होता है? गुणसूत्रों के साथ होता है कि जोड़ों में से केवल एक ही गुणसूत्र युग्मक को प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरी समानता क्या है देखें कि एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होता है ना, एक दूसरे को बगैर प्रभावित किए अलग होता है। एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होता है। अब गुणसूत्रों के साथ क्या होता है कि अलग अलग जोड़े एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से विसंयोजित, एक दूसरे अलग अलग कैसे अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। ठीक है, तो ये समानता की बात हो गई। इन सारी चीजों के आधार पर शटन और बावेरी के द्वारा सन 1902 और 1903 में अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। चलिए अब उस तक हमारे द्वारा जो चीजें पढ़ी गई है उनकी अगर हम बात करें तो हमने ये जान लिया है कि मेंडल के द्वारा अनुवांशिकता के नियम दिए गए। फिर सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की गई। सन 1902 और 3 में सडन तथा बावेरी के द्वारा अनुवांशिकता का गुणसूत्री सिद्धांत दिया गया। ठीक है, सडन जो है वो अमेरिकन साइंटिस्ट थे तथा उन्होंने अपने जो प्रयोग है वो ग्रॉसहॉपर पर किया। वहीं पर बावेरी की अगर हम बात करें तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने अपने जो प्रयोग है वो सी आर्चिन पर किया। इन्होंने अपने प्रयोगों को स्वतंत्र रूप से सन 1902 और 3 में पब्लिश किया, लेकिन दोनों के सिद्धांत में काफी समानताएं थी। इस कारण से इनको एक ही नाम से जाना जाता है, अनुवांशिकता के गुणसूत्री सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा दी गई परिकल्पना को सटन और बावेरी परिकल्पना भी कहा जाता है। सटन और बावेरी का मानना है कि मेंडेलियन कारक गुणसूत्रों पर विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मेंडेलियन कारक जिनको मेंडल के द्वारा कारक कहा गया, जिन्हें बाद में जीन कहे, कि मेंडेलियन कारक गुणसूत्रों पर विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं तथा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवहार मेंडल के अनुवांशिकता के नियमों के अनुसार होता है। एक बार फिर से देखिए कि मेंडेलियन कारक गुणसूत्रों पर विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं, जिसको हम लोकस कहते हैं, विशिष्ट स्थान पर पाए जाते हैं तथा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का व्यवहार मेंडल के अनुवांशिकता के नियम के अनुसार होता है। तो इन सारी बातों से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। उन पॉइंट्स पर अगर हम बात करें तो देखिए, द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र एवं कारक जोड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र एवं कारक कैसे पाए जाते हैं? जोड़ों में पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेंडेलियन कारक गुणसूत्रों पर व्यवस्थित होते हैं, अर्थात ये जो कारक है वो कहां पर होते हैं? गुणसूत्रों पर विशिष्ट स्थान पर व्यवस्थित होते हैं तथा गुणसूत्र इनके वाहक होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। तीसरी बात, युग्मकों के निर्माण के समय दोनों अनुवांशिक कारक, अर्थात यहाँ पर कारक या फैक्टर या जीन की बात हो रही है, युग्मकों के निर्माण के समय दोनों अनुवांशिक कारक पृथक्कृत हो जाते हैं। भाई ये समजात गुणसूत्रों के साथ भी होता है। समजात गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र ही युग्मक में आ पाता है। ठीक है, यही बात हमने कहे थे। एक और महत्वपूर्ण बात देखिए कि निषेचन के फलस्वरूप बने जायगोट में द्विगुणित जो डिप्लॉइड कोशिका होती है, डिप्लॉइड कोशिका में गुणसूत्रों का समुच्चय एक माता से तथा दूसरा पिता से प्राप्त होता है। एक माता से तथा दूसरा किससे प्राप्त होता है? पिता से प्राप्त होता है। तो मेंडल के नियमों की, मेंडल ने जो नियम कारक के आधार पर दिए थे उसी नियम को सटन तथा बावेरी के द्वारा गुणसूत्र के आधार पर दिया गया और इस नियमों का जो प्रमाणित करने का जो कार्य है, सटन तथा बावेरी परिकल्पना को प्रमाणित किया टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, अर्थात फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर, और उसके आधार पर जो है वो इस परिकल्पना को सही साबित किया। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।